कहानी किसका पाप। पापा क्या बुराई है इसमें? मनोज ने बड़ी सरलता से बात को आगे बढ़ाया। अरे बुराई ही बुराई है इसमें, पूछने की क्या बात है। मनोज तुम्हारा यह फैसला एकदम बेहुदा है। क्या अस्पतालों में इलाज होना बंद हो गया है जो तुमने अनाथालय का रुख कर लिया? और मैं तो कहता हूँ अगर इलाज संभव भी ना हो तो भी अनाथालय से बच्चा गोद लेना मेरे नज़रिए से बिल्कुल गलत है। पता नहीं किस किस का पाप पलता है वहाँ, ना उनकी जाति का पता होता है और ना कुल का। पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने तो हमेशा मुझे दया भाव का पाठ पढ़ाया, हमेशा दूसरों पर परोपकार करने की सीख दी। फिर बच्चे किसी के पाप में भागीदार थोड़ी ना होते हैं। इस संसार में जन्म लेना क्या किसी जीव के हाथों में है? आपने तो हमेशा मुझे यही सिखाया कि जीवन मरण सब विधि के हाथों में होता है, हम इंसानों के वश की बात नहीं। तो फिर वह मासूम किस तरह से इस पाप के भागीदार हुए? इस संसार में आना तो उनका दोष नहीं। अब ये दुनियादारी की बातें तुम मुझे सिखाओगे? मनोहर जी ने माथे पर बल डालते हुए प्रश्न किया। मैंने मान लिया बच्चों का कोई दोष नहीं, पर उनके वंश और कुल के बारे में तुम क्या कहोगे? जवानी में जब उन बच्चों का गंदा खून अपना रंग दिखाएगा तब क्या करोगे? उनके खून में बसे गुण क्या अपना असर नहीं दिखाएंगे? उन बच्चों का अनाथालय में होना ही उनके माँ बाप की गंदी करतूतों का सबूत है। ऐसे बच्चे से तुम अपने किस भविष्य की कामना कर रहे हो? पापा आपका डर जायज है, पर बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में केवल खून के गुण ही नहीं बल्कि परिवार के संस्कार ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मनोज अपने पापा को समझाने का बहुत प्रयास कर रहा था और साथ में बैठी मीनाक्षी निराशा के अंधेरे में डूबती जा रही थी। मीनाक्षी की मां बनने के बारे में डॉक्टरों ने उन्हें साफ बता दिया था कि वह आधुनिक तकनीक से बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। मनोज काफी सोच विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि लाखों रुपया क्या केवल इसलिए खर्च कर दिए जाए कि हम अपने जन्मे बच्चे के माँ बाप कहला सकें। यह तो सिर्फ हमारी आत्मसंतुष्टि वाली बात हो गई। इससे अच्छी बात यह होगी कि एक अनाथ बच्चे को गोद लेकर यह पैसा उसके भविष्य पर खर्च किया जाए। इससे हमें माँ बाप कहने वाला भी आ जाएगा और उस रुपये का सही प्रयोग भी होगा। मीनाक्षी हमें बस उस बच्चे को मन से अपनाने की जरूरत है। फर्क खून का नहीं होता, बस हमारी नजरों का होता है। मनोज ने जिस प्रकार मीनाक्षी को समझाया था वह बहुत खुश हो गई थी और खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मगर अगले ही पल अपने सास ससुर का ख्याल आते ही वह चुप हो गई थी, क्योंकि मीनाक्षी अच्छे से समझती थी मनोज का अनाथालय से बच्चा गोद लेने का फैसला उसके सास ससुर को बिल्कुल मंजूर नहीं होगा और उन्हें नाराज करके वह कोई काम नहीं करना चाहती थी। इसलिए मीनाक्षी ने मनोज को साफ साफ बोल दिया था कि पहले मम्मी पापा से सलाह कर लो, उसके बाद हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मनोज मीनाक्षी की बात नहीं माना और कहने लगा, अभी तो अनाथालय की कई कार्यवाही पूरी करनी बाकी है, अभी से बात क्यों छेड़ी जाए, सही समय आने पर मम्मी पापा से बात कर लेंगे। मनोज की बात मानकर मीनाक्षी मनोज के साथ जाकर अनाथालय से बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन पत्र दे आई। लगभग 3 महीने के बाद मनोज के पास अनाथालय से फोन आया कि आपके बच्चा गोद लेने के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है, अब कभी भी आकर आप बच्चा गोद ले सकते हैं। यह खुशखबरी ऑफिस से लौटकर मनोज ने मीनाक्षी को दी। यह खुशखबरी सुनकर मीनाक्षी की आंखें भर आई। मीनाक्षी मन ही मन सोच रही थी कि उसे भी माँ कहने वाला अब इस घर में आएगा, जिसके नन्हे नन्हे कदमों की थाप से उसके जीवन में एक अलग ही मधुर संगीत बज उठेगा। मनोज भी मन ही मन सोच रहा था कि बच्चे के पालन पोषण में वह किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देगा। मनोज और मीनाक्षी अपने ही सपनों की दुनिया में खोए हुए थे, मगर आज मनोहर जी ने उनके सपनों को अंधकार में धकेल दिया। मीनाक्षी अपने सपनों के भंवर में उलझी हुई यह सोच रही थी कि मम्मी जी को तो मुझसे बहुत स्नेह है, क्या वह नहीं समझती मेरी मन की भावनाओं को? आज पापा जी की बातों पर मम्मी जी का इस तरह से चुप्पी साधे रहना मीनाक्षी के दिल को तीर की तरह चीर रहा था। मनोज लगातार पापा जी को समझा रहा था, पापा क्या आप भूल गए जब मैं छोटा था और मुझे चोट लगने के कारण डॉक्टरों ने तुरंत खून चढ़ाने के लिए कहा था, पर मेरा खून ना आपके खून से मेल खा रहा था और ना मम्मी के खून से। ऐसे में मुझे बचाने के लिए हमारे पड़ोस में रहने वाले अंकल ने मुझे खून दिया था। यह सब आपने ही तो मुझे बताया था।
यदि आप तब भी अपनी इस जाति वंश की जिद पर अड़ जाते तो मुझे खो देते ना। पर जब शायद बेटे के प्रेम ने आपको तर्क वितर्क करने का मौका नहीं दिया, तभी तो आपने हर शर्त पर मुझे बचा लिया। मनोज, बहस करना और बात है और जिंदगी की हकीकत पर कदम रखकर चलना और बात। ज्यादा दूर क्यों जाते हो? क्या अपने चाचा की हालत को भूल गए? उसने भी बेटा गोद लिया था, पाल पोस कर बड़ा किया और 20 साल बाद बेटे को अपने असली माँ बाप पर प्यार उमड़ आया तो चला गया ना। बेचारा तेरा चाचा, वह तो कहीं का नहीं रहा। मनोज बीच में ही बोल पड़ा, पापा जी, हम यही तो गलती करते हैं। अगर हमें किसी को गोद लेना ही है तो हमें ऐसे बच्चों को गोद लेना चाहिए जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। कुल, वंश, जात, बिरादरी के चक्कर में हम इतने फंस जाते हैं कि अपने सीमित दायरे में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चे को गोद देकर उस बात को भूल जाते हैं। आजकल तो छोटी छोटी चीजें किसी को दान देना ही बहुत बड़ी बात है, फिर बच्चा देकर भूल जाना तो बहुत बड़ा त्याग है। पापा, मैं यह मानता हूँ कि अनाथालय में पल रहे बच्चों के कुल व जात का हमें पता नहीं होता, पर सबसे पहले तो हम इंसान हैं ना। बचपन में आप ही तो हमें यह बात सिखाते थे पापा की इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब क्या हो गया है आपकी सोच को? जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही अपनी बात को भुला बैठेंगे, फिर इस समाज का क्या होगा? आज मैं जो वह दुबई की नौकरी छोड़कर आपके और मम्मी के पास रह रहा हूँ, क्या यह बस मेरे रक्त के गुण हैं? नहीं पापा, यह तो आपकी सीख और संस्कार है। मैंने बचपन में आपको और मम्मी को जो भी करते देखा, वही गुण मुझ में आ गए। आपने दादा दादी की अंतिम क्षणों तक जो सेवा की, वही सेवा भाव स्वयं मेरे अंदर रच बस गए हैं। इसमें खून की कोई भूमिका नहीं है। और ऐसे उदाहरणों की क्या कमी है जहां सगे खून के रिश्ते होते हुए भी कड़वाहट पनप ही जाती है। आखिर में इतनी कड़वाहट फैल जाती है कि भाई सगे भाई की जान का दुश्मन बन जाता है। देखो मनोज, मुझे तुम्हारे तर्क वितर्कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया। बेवजह मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो। अगर तुम्हें अपनी दुबई की नौकरी को छोड़ने का अफसोस है तो आज भी तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका था और ना आज रोकूंगा। इतना कहकर मनोहर जी अपने कमरे में चले गए। मम्मी जी भी चुपचाप पापा जी के पीछे पीछे अपने कमरे में चली गई। पूरे दिन की थकावट से चूर मनोज और मीनाक्षी भी जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए अपने कमरे में जाकर बेड पर लुढ़क गए। अब क्या होगा मनोज? मीनाक्षी ने पूछा। क्या होगा मीनाक्षी? वही होगा जो हमने फैसला लिया था। कल हम अपने बच्चे को लेने जा रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि इस तरह दुखी और उदास मन से हम अपने बच्चे को लेने जाएं। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। पर मम्मी पापा की मर्जी के खिलाफ हम बच्चे को घर लाएंगे तो क्या उनका व्यवहार बच्चे को प्रभावित नहीं करेगा? कल को जब बच्चा बड़ा व समझदार होगा तब क्या घर का माहौल सामान्य रह पाएगा? अपने मन में उठ रहे प्रश्न मीनाक्षी ने मनोज के सामने रख दिए। मनोज ने कहा, मीनाक्षी, जो हमें कल करना है फिलहाल तुम केवल उसके बारे में ही सोचो। सुबह मीनाक्षी उठकर चाय बनाने के बाद मम्मी पापा को चाय देने बरामदे में गई, मगर रोज की तरह वह वहां नहीं मिले। खाली कुर्सियां देख मीनाक्षी ने सोचा शायद कल रात की बहसबाजी के बाद मम्मी पापा आज घूमने नहीं गए, लेकिन उनका कमरा भी खाली था। हो सकता है आज लंबी सैर पर निकल गए हों, तभी उनको देर हो गई हो। मन में सोचते हुए मीनाक्षी नहाने चल दी। काफी देर हो गई थी मगर मम्मी पापा अभी तक घर नहीं आए थे। मीनाक्षी और मनोज अनाथालय जाने के लिए तैयार खड़े थे, मगर उनको मन ही मन ये चिंता खाए जा रही थी कि मम्मी पापा बिना बताए कहाँ चले गए। एकदम से मीनाक्षी को एक बार मम्मी जी की कही एक बात याद आ गई। उन्होंने मीनाक्षी को कहा था कि जिस दिन इस सांसारिक जीवन से हमारा जी उछट जाएगा, उसी दिन हम दोनों किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाकर अपना बुढ़ापा काट लेंगे। डरी सहमी मीनाक्षी ने जब यह बात मनोज को बताई तो वह बोला, नहीं नहीं मीनाक्षी, मम्मी पापा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वह मुझ पर गुस्सा हो सकते हैं पर इतने गैर जिम्मेदार कभी नहीं हो सकते कि बिना बताए कहीं चले जाए। हो सकता है उनको कोई जान पहचान वाला मिल गया हो जहाँ थोड़ी देर बैठ गए होंगे। मम्मी पापा थोड़ी देर में अपने आप आ जाएंगे। चलो, हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। पूरे रास्ते मीनाक्षी का मन बच्चे और मम्मी पापा के बीच में झूलता रहा, लेकिन मनोज के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। खुशी से भरपूर मनोज तो कोई गाना गुनगुना रहा था।
मीनाक्षी का उतरा हुआ चेहरा देखकर मनोज बोला, यार क्या मुंह लटका कर बैठी हो, चलो मुस्कुराओ, तुम हंसोगी तभी तो तुम्हें देखकर हमारा बच्चा भी हंसना सीखेगा। अपने बच्चे को सीने से लगाए मीनाक्षी व मनोज घर पहुंच गए। घर के दरवाजे पर ताला न देखकर वह समझ गई कि मम्मी पापा घर के अंदर हैं। मनोज ने दरवाजे की घंटी बजाई तो इसी के साथ मीनाक्षी की धड़कनें तेज हो गई। अपने बच्चे को सीने से चिपकाए वह मनोज के पीछे जाकर छिप कर खड़ी हो गई। दरवाजा खुला तो मनोज और मीनाक्षी स्तंभ रह गए। पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजा हुआ था। मम्मी जी ने बड़े ही प्यार से मीनाक्षी को बोला, आओ बहू अंदर आओ, रुक क्यों गई। मम्मी ने छोटे से मेहमान को तिलक लगाया। पापा ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में ले लिया। अब तो हमारा बुढ़ापा इस छोटे से मेहमान की शरारतें देखते देखते ही कटेगा, मेरा नन्हा बाल कृष्ण। यह कहते हुए पापा जी ने जोर से ठहाका लगाया। मीनाक्षी ने घबराते हुए कहा, मगर पापा जी, यह बेटा नहीं बेटी है। तो क्या हुआ बहू, कृष्णा ना सही राधिका ही सही, भगवान का प्रसाद जिस भी रूप में मिल जाए वही मीठा होता है। मनोज तो बस अचंभित होकर पापा जी के इस बदले रूप के बारे में सोच रहा था कि तभी मनोहर जी बोले, क्यों बेटा क्या सोच रहे हो। यही ना कि कल तक जो पापा अड़ंगा अड़ा रहे थे वह अचानक कैसे मान गए। हाँ पापा, आपने बिल्कुल सच कहा, सोच तो मैं यही रहा हूँ बेटा। सच कहूँ तो मैंने आज बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। मुझे तुम दोनों पर गर्व है। अगर तुम अपने फैसले से हिल जाते तो मैं टूट जाता। मैं तुम्हारे फैसले को परखना चाहता था और ठोक पीट कर उसकी अटलता को निश्चित करना चाहता था, क्योंकि ऐसे फैसले लेने वाले को सामाजिक जीवन में कई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। हमारे समाज में हर प्रकार के लोग होते हैं। अगर 2 लोग तुम्हारे कार्य को सराहेंगे तो 4 लोग तुम्हारी टांग खींचेंगे। तुम्हारे फैसले की तनिक भी कमजोरी भविष्य में तुम्हें पछतावे के दलदल में पटक सकती थी और फिर तुम्हारे कदमों का डगमगाना तो तय था। लेकिन वह डगमगाना इस छोटे मेहमान के भविष्य के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। बस इसलिए मैं तुम्हें जांच रहा था। देखा मीनाक्षी, मैंने तुम्हें कहा था पापा जी ऐसे नहीं है। मेरा पापा जी पर विश्वास गलत नहीं था। मनोज ने कहा, बेटा तुम लोगों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। मैं तो बस तुम्हारे पापा जी के कहने पर चुप रही। इन्हें तुम्हारी परीक्षा जो लेनी थी। मैं समझ सकती हूँ कि कुछ दिनों से तुम लोगों पर क्या बीती होगी। इतना कहकर मीनाक्षी के पास बैठी उसकी सास ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मीनाक्षी बोली, वह सब तो ठीक है मम्मी जी, पर यह बताइए कि आप दोनों सुबह कहाँ चले गए थे। पता है मैं कितना डर गई थी, कहीं आप कहीं दूर। मीनाक्षी की सास हंसते हुए बोली, अरे पागल, हम दोनों तो इस छोटे से नन्हे मेहमान के स्वागत की तैयारी करने गए थे। तभी छोटी सी राधिका की किलकारियों से घर गूंज उठा। तो कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।